हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ की ओर से मैं अब्दुल्ला अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम इंडक्शन मोटर में आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से स्लिप को वेरी करने से टॉर्क को वेरी किया जा सकता है, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, किस किस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। द टॉर्क स्लिप कर्व फॉर एन इंडक्शन मोटर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद द स्लिप। यानी कि जैसे जैसे स्लिप में वेरिएशन आएगा, जैसे जैसे स्लिप में बदलाव आएगा, इंडक्शन मोटर के टॉर्क में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें चेंजेस किस तरह से हो रहा होगा, ये जो जानकारी है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलती है। द स्लिप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन। हम जानते हैं कि जो स्लिप है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है। द वेरिएशन ऑफ स्लिप कैन बी ऑब्टेन्ड विद द वेरिएशन ऑफ स्पीड। यानी कि स्लिप को किस तरह से वेरी कर सकते हैं हम, बाय द वेराइंग द रोटर स्पीड। जिससे जैसे रोटर की स्पीड को हम वेरी करेंगे जीरो से नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड, वैसे वैसे हमारी जो स्लिप है वो वेरी करेगी। ठीक है। तो इंडक्शन मोटर के केस में हम जो स्लिप है उसको जीरो से लेके 1 के बीच में वेरी करते हैं बाय वेराइंग द रोटर स्पीड फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू मैक्सिमम और नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड। यानी कि एन एस की जो रोटर की स्पीड है वो जीरो से लेकर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास तक पहुंचाने तक या फुल स्पीड तक पहुंचाने तक हम जो स्लिप है उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंगली जब स्लिप इस तरह से वेरी होगी तो जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो भी वेरी होगा। तो वो किस तरह से वेरी होगा, वही जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। We know that the torque equation for three phase induction motor is, जो टॉर्क प्रोडक्शन है इंडक्शन मोटर में वो कैसे दिया जाता है, बराबर टी बराबर एस ई टू स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू 3/2 पाई एन एस न्यूटन मीटर। ये जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन जो टॉर्क का होता है उसका ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा E2 है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। ऑप्शन निकाल लेते हैं इसमें। जो हमारा E2 था, ठीक है, ये जो E2 है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसको कांस्टेंट मान के हुए हम जो टॉर्क की इक्वेशन है उसको दोबारा से लिख लेंगे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ टू जज द नेचर ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स लेट अस डिवाइड द स्लिप रेंज एस इज इक्वल टू 0 टू एस इक्वल टू 1। तो स्लिप की वैल्यू जो रेंज है हम कहाँ से कहाँ तक डिवाइड कर लेंगे, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक इंटू 2 पार्ट्स एंड एनालाइज देम इंडिपेंडेंटली। अब उनको अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लो स्लिप रीजन, यानी कि जब स्लिप की वैल्यू मिनिमम या नियर अबाउट 0 होगी, स्लिप की वैल्यू 0.3, 0.4, ठीक है, 0.03, 0.04 इसके आसपास जब स्लिप की वैल्यू होगी तब क्या होगा, जब लो स्लिप रीजन होगा या स्लिप की वैल्यू नियर अबाउट 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, जो एस है वो बहुत स्मॉल होगा, है ना। जब एस की वैल्यू इतनी कम होगी तो उसका जो हम स्क्वायर करेंगे, ड्यू टू दिस द टर्म एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये क्या होगा और भी छोटा हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू आर टू स्क्वायर। ठीक है। जो एक्स की वैल्यू होती है वो ओम्स में होती है, कुछ ओम्स में, और आर की वैल्यू होगी वो जैसे हम मान सकते हैं 0.5 ओम्स या 1 ओम के आसपास आर की वैल्यू मानेंगे, और एक्स की वैल्यू हम 5 ओम के आसपास मानेंगे। तो जब एस की वैल्यू अगर हम 0.03 के आसपास या 0.02 के आसपास लेकर के चल रहे हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है
इसके मुकाबले में बहुत कम आ रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए SX2 का होल स्क्वायर किस केस में, लो स्लिप रीजन में, जब हमारी स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी उस केस में जो ये टर्म है इसको स्क्वायर करेंगे तो ये और भी कम आएगा, किसके रेस्पेक्ट में, R2 स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, और जब हम इसको नेगलेक्ट मानेंगे तो हमारा जो टॉर्क है वो निकल के आएगा, टॉर्क का जो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR2/R2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो नीचे एस स्क्वायर SX2 का होल स्क्वायर इसको हमने R2 स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा जो निकल के आया T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR2/R2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर R2 को हम कांस्टेंट मानते हैं तो हमारा जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, स्लिप के प्रोपोर्शनल। तो जो लो स्लिप रीजन है उस केस में जो टॉर्क है किसके प्रोपोर्शनल आएगा, स्लिप के प्रोपोर्शनल आएगा। यानी कि जिस तरह से स्लिप इंक्रीज होगी स्लिप बढ़ेगी, हमारा टॉर्क बढ़ेगा, स्लिप घटेगी तो टॉर्क घटेगा लो स्लिप रीजन के केस में। ठीक है, हेंस इन लो स्लिप रीजन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, सो एज लोड इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा स्पीड क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियसली जब लोड हम बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लोड बढ़ेगा स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो स्लिप बढ़ेगी, है ना, क्योंकि एन की वैल्यू या रोटर की वैल्यू कम होगी तो NS माइनस एन की वैल्यू बढ़ेगी, NS माइनस एन की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो लोड इंक्रीज करने में स्पीड डिक्रीज हो रही है और स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है। दिस इंक्रीजेज द टॉर्क, यानी कि इसको टॉर्क इंक्रीज करेगा विच सेटिस्फाइड द लोड डिमांड। जिससे स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा, और वो टॉर्क जो बढ़ेगा वो जो लोड की डिमांड है उसको पूरी कर देगा। ठीक है, हेंस द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन दिस नेचर। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ की होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, वो हम आगे ड्रॉ करेंगे अभी। फिर उसके बाद हम सेकंड कंसिडर करते हैं हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन वो रीजन होगा जब हमारी स्लिप की वैल्यू नियर अबाउट 1 होगी, है ना, नियर अबाउट 1 या 0.9 0.8, जब मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में, जब इनिशियल स्टेज में जब मोटर को हम स्टार्ट ही करते हैं तब उस केस में स्लिप की वैल्यू हाई रहती है। ठीक है ना, इन दिस रीजन स्लिप इज हाई, स्लिप की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो स्लिप इज अप्रोचिंग टू 1, यानी कि स्लिप की वैल्यू नियर अबाउट 1 होगी। ठीक है, हियर इट कैन बी अज्यूम दैट द टर्म R2 स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द SX2 स्क्वायर। अब इस केस में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो R2 स्क्वायर है वो SX2 स्क्वायर के कंपेरिजन में छोटा है, तो इस केस में हम R2 स्क्वायर को SX2 स्क्वायर के केस के मुकाबले छोटा मानते हुए उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR2/SX2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस में R2 स्क्वायर आता है उसको हमने नेगलेक्ट करके रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम x2 को कांस्टेंट मानते हुए, R2 और x2 को कांस्टेंट मानते हुए, तो हमारा जो टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया स्लिप के। यानी कि जब स्लिप हाई होगी, नियर अबाउट 1 होगी, 1 के आसपास होगी, 0.95 0.9 0.8, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा टॉर्क है वो स्लिप के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। यानी कि इन दिस रीजन torque is inversely proportional to the slip. Now when load increases load demand increases, यानी कि जैसे ही लोड बढ़ेगा लोड की डिमांड फर्दर इंक्रीज होगी, बट स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एज स्पीड डिक्रीजेज स्लिप इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये केस इसमें होगा। इन हाई स्लिप रीजन टॉर्क इज इन्वर्सली रिलेटेड टू स्लिप, टॉर्क डिक्रीज होगा तो स्लिप इंक्रीज होगी। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन आ गया तो टॉर्क डिक्रीज होगा, टॉर्क डिक्रीज होगा तो स्लिप इंक्रीज होगी, स्लिप इंक्रीज होगी तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, हेंस इट्स नेचर इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका नेचर जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। पहला केस ये है जब स्लिप की वैल्यू 0 से मैक्सिमम जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये एस बराबर ऐसे मैक्सिमम टॉर्क का केस है। ठीक है ना, मैक्सिमम टॉर्क का केस है जहाँ पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक, ओके, तो ये जो इनिशियल केस है यहाँ पर जब लोअर स्लिप का केस है, इस केस में जो हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, सेकंड जो हाई स्लिप वाला केस है, ठीक है, जहाँ पर स्लिप की वैल्यू S1 के आसपास जा रही है, तो इस केस में हमारा इन्वर्सली रिलेटेड आ रहा है, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह से जो हमारी स्लिप का ग्राफ बन करके आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ रीजन्स दिखाए हुए हैं। ओ ए इज स्टेबल रीजन। ठीक है, यहाँ पर जो ओ ए है रीजन, ये रीजन जो है हमारा इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग रीजन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो स्लिप है वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है स्लिप बढ़ रही है, जो कि होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे हम इंडक्शन मोटर पे लोड बढ़ाएंगे तो इंडक्शन मोटर की जो स्लिप है बढ़ेगी, यानी कि स्पीड क्या है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एक स्टेबल कंडीशन है सही। और ये जो है पॉइंट, ये है ये पॉइंट ए जो है वो मैक्सिमम टॉर्क का पॉइंट है। यहाँ पर जो टॉर्क है वो रिक्वायर्ड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क होगा। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ए से लेके बी तक, ये अनस्टेबल रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्क है वो स्लिप के इन्वर्सली रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे जैसे टॉर्क घट रहा है स्लिप बढ़ रही है। ठीक है, स्लिप बढ़ रही है यानी कि स्पीड घट रही है। ठीक है, जैसे जैसे टॉर्क घट रहा है स्पीड भी घट रही है। तो ये एक अनस्टेबल रीजन हो गया, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से ये जो रीजन है वो हमारा अनस्टेबल रीजन होगा। तो ये था टॉर्क स्लिप का आपस में रिलेशन। अब एक जो टॉर्क स्लिप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए आप, टॉर्क स्लिप कर्व। ये तो जो है मोटरिंग रीजन है, जो हम पढ़ते हैं इंडक्शन मोटर के केस में जो पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्लिप है इसकी वैल्यू स्लिप की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्लिप की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरह से स्लिप की वैल्यू ये। तो ये हमारा ग्राफ जो कि इंडक्शन मोटर के केस में है। जैसे स्लिप की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हुई, ये क्या जनरेटिंग मोड में चला गया, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इस केस में जब स्लिप की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी तो ये क्या होगा, ब्रेकिंग या प्लगिंग का ग्राफ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। जो रोटर रेजिस्टेंस है उसका टॉर्क के ऊपर क्या असर होगा। तो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है एक इंडक्शन मोटर के लिए, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो इंडिपेंडेंट रहती है विद रेस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस। क्या होती है, E2² है ना, ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है। लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पाएगा उसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं बाय वेराइंग द रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे हम, जिस स्लिप पर हमारा मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है वो चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तीनों केस में जो रेजिस्टेंस है अलग है ना, R2 R2 डबल डैश, R2 डैश और R2। तो तीनों केस में जब रेजिस्टेंस अलग है तो तीनों केस में जो स्लिप है वो भी अलग होगी, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, स्टार्टिंग टॉर्क जो था, स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क था हमारा S/R2, यानी कि R2 के इन्वर्सली रिलेटेड था। जो स्टार्टिंग टॉर्क था हमारा, हम आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, लो स्लिप रीजन के केस में, स्टार्टिंग टॉर्क आएगा हाई स्लिप रीजन के केस में। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क था हमारा वो आ रहा था R2/S। ठीक है, R2/S यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, R2 के प्रोपोर्शनल था। ठीक है ना, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पर R2 डबल डैश R2 से ज़्यादा है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम जो रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क जिस पर डेवलप हो रहा है उस स्लिप की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो केस है वो केवल वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है उसमें रोटर का रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रोटर उसमें शॉर्ट सर्किटेड होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही।
बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।